हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल में आज का हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। व्यापार का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु को किसी मानव की आवश्यकता के लिए और कुछ लाभ कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो उसे व्यापार कहते हैं। और जब यह वस्तु एक देश से दूसरे देश में जाती है तो इसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करें तो अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है या व्यापार है, ये तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है और एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं को पहुंचाने या दूसरे देश से वस्तुओं को मंगाने का कार्य इसमें होता है। या हम भूगोल की भाषा में कहेंगे तो वस्तुओं का आयात व निर्यात इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत किया जाता है। व्यापार दो प्रकार से होता है। एक तो राष्ट्रीय व्यापार हो सकता है जो एक देश की सीमा के भीतर रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए राजस्थान से यूपी, राजस्थान से दिल्ली, ये जो व्यापार एक देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रहा है, ये राष्ट्रीय व्यापार है। और अगर हम भारत से किसी वस्तु को अमेरिका, जापान इत्यादि में भेजें या दूसरे देश से वस्तुओं को मंगाएं तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अगर हम लोग बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास, तो प्राचीन समय में भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था। अंतर सिर्फ इतना है कि वर्तमान समय में नई तकनीकी परिवहन के साधन आ जाने के कारण अब ये इसका प्रचलन बढ़ गया है। और प्राचीन समय में जो व्यापार होता था वो जोखिम भरा होता था, इसलिए व्यापार कुछ क्षेत्र तक सीमित था या वस्तुएं कुछ क्षेत्र तक सीमित होती थी। पहले मानव केवल मूलभूत आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा, मकान पर ही पैसे खर्च करता था। और वर्तमान समय में देखेंगे तो भोग विलास की जो वस्तुएं होती हैं, अन्य जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान है या अन्य कोई सामान हो सकता है, उस पर भी अब मानव पैसे खर्च करने लगा है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ रहा है। अगर हम लोग इतिहास को देखेंगे तो 6000 साल पहले चीन से लेकर रोम तक व्यापार होता था, जिसे सिल्क रूट या रेशम मार्ग कहते थे। रेशम मार्ग में चीन से जो रेशम का कपड़ा होता था वह चीन से भारत से पाकिस्तान, ईरान यानी पारसिया होते हुए मध्य एशिया और लास्ट में इटली, रोम तक जाता था। अगर आप नक्शे में देख पाएंगे तो यहां आप देखेंगे ये चीन है, तो यहां से भारत, इधर पाकिस्तान, ईरान, मध्य एशिया होते हुए, और यहाँ पे भूमध्य सागर के ऊपर एक देश है इटली, इसकी राजधानी है रोम। तो चीन से लेकर के रोम तक एक मार्ग बना हुआ था, इसको हम लोग सिल्क रूट कहते हैं या रेशम मार्ग कहते हैं। तो जो रेशम मार्ग के माध्यम से रेशम का अधिकांश व्यापार उस समय किया जाता था। अब हम लोग बात करेंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है ये क्यों होता है, इसके मूल आधार कौन कौन से हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने के। तो यहाँ हम देख पाएंगे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने के कई सारे कारण होते हैं, इसलिए ये होता है। पहला होता है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, यानी कि प्रत्येक देश में जरूरी नहीं है कि वहां प्रत्येक संसाधन पाया जाए। कई सारे देश ऐसे हैं जो केवल एकल संसाधन जहां पाए जाते हैं, कई सारे देश ऐसे हैं जहां बहु संसाधन पाए जाते हैं। तो जिस देश में ज्यादा संसाधन पैदा होते हैं वह देश उस देश के लिए वस्तु को भेजता है या बेचता है जहां पर वो वस्तु नहीं पाई जाती है। जैसे आप समझने की कोशिश करें कि अगर हम लोग देखेंगे तो दक्षिण पश्चिमी एशिया में जो खाड़ी देश हैं, खाड़ी देशों में अगर हम लोग बात करेंगे सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक,
ये यहाँ पर अधिकांश खनिज तेल के भंडार हैं, पेट्रोल के भंडार हैं। और कई सारे ऐसे देश हैं जहां या तो खनिज तेल पाया नहीं जाता है या कम मात्रा में निकलता है, जिससे उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। अब ऐसे में ये जो खाड़ी के देश हैं, ये अपना कच्चा तेल दूसरे देशों को भेजते हैं। लेकिन ये जो खाड़ी के देश पाए जाते हैं, यहाँ पानी की काफी कमी होती है, तो यहाँ पर फसलें नहीं पैदा होती हैं। तो ये देश क्या करते हैं कि पेट्रोल ज्यादा होने के कारण कच्चा तेल दूसरे देशों को भेजते हैं, जबकि दूसरे देशों से यहाँ पर अन्य वस्तुएं या खाद्यान्न वस्तुएं मंगाते हैं। अब ऐसे अगर हम लोग बात करेंगे तो संसाधनों में भिन्नता होती है, इसीलिए व्यापार होता है। इसी में अगला कह रहा है कि भौगोलिक संरचना के कारण, भौगोलिक संरचना की हम लोग बात करेंगे तो प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग भौगोलिक संरचनाएं पाई जाती हैं। किसी देश की भौगोलिक संरचना ऐसी है जहां पे नम और आर्द्र जलवायु पाई जाती है, तो वहां कपड़े का काम ज्यादा हो सकता है। किसी देश में जलवायु है, शीत है, कहीं शीतोष्ण है या कहीं उष्ण है, और उष्ण है तो चावल पैदा किया जाता है, शीतोष्ण है तो वहां पे गेहूं पैदा किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी देशों के अंदर भौगोलिक संरचना अलग अलग पाई जाती है, इसलिए वहां पे क्या व्यापार होता है। जलवायु, जलवायु का भी व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। जलवायु जैसी होती है वहां पे उसके अनुकूलतम ही वहां पे फसलें उगाई जाती हैं, या फिर वहां पे जो मिलने वाले संसाधन होते हैं वो जलवायु के आधार पर ही निकाले जाते हैं। जैसे अगर कोई संसाधन शीत प्रदेशों में या ध्रुवीय क्षेत्रों में निकट होगा, जैसे क्रायोलाइट धातु पाई जाती है कनाडा में, तो उसको निकालना काफी कठिन होता है। जबकि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं या शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, वहां पे हम लोग आसानी से संसाधन को निकाल सकते हैं। जनसंख्या, जनसंख्या भी मेन आधार होती है। इस जनसंख्या के आधार पर भी व्यापार किया जाता है। अगर किसी देश में जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर किसी वस्तु की मांग ज्यादा होगी, और अगर किसी देश में जनसंख्या कम पाई जाती है तो वस्तु की मांग कम होगी, या जनसंख्या ज्यादा होगी तो वस्तु का उत्पादन ज्यादा हो सकता है, जनसंख्या कम होगी तो वस्तु का उत्पादन कम होता है। जैसे भारत में जनसंख्या ज्यादा होने के कारण यहाँ वस्तु की मांग ज्यादा रहती है, या चीन में ज्यादा जनसंख्या होने के कारण वस्तु का उत्पादन ज्यादा होता है। तो जनसंख्या निर्भर करती है। आर्थिक विकास, किसी देश में जब आर्थिक विकास ज्यादा हो जाता है और उस देश की जीडीपी रेट ज्यादा होती है या उस देश की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है, तो उस देश में उत्पादन होता है और उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, तथा जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं उसको निर्यात दूसरे देशों के लिए किया जाता है। अगला है विदेशी निवेश की सीमा। विदेशी निवेश सीमा बात कर हम लोग बात करेंगे तो इसके अंतर्गत ऐसे कई देश हैं जो दूसरे देशों में जाकर के अपनी कंपनियां लगाते हैं। इसको एफडीआई कहते हैं, फॉरेनर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो विदेशी और प्रत्यक्ष जो उत्पादन होता है या वहां पे किसी वस्तु को बनाया जाता है, तो ये चीज भी निर्भर करती है कि उस देश में उत्पादन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। जैसे कि भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं जो यहाँ आकर के और वस्तु का उत्पादन कर रही हैं। अगला है इसी में परिवहन। परिवहन मुख्य आधार होता है किसी भी व्यापार का। इसे हम लोग रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं परिवहन की। क्यों? क्योंकि परिवहन व्यापार में अगर देखेंगे तो परिवहन मुख्य माना जाता है। अगर परिवहन के साधन नहीं है तो वहां व्यापार का होना संभव नहीं है। ये तो हो गया अंतर व्यापार कुछ आधार। अब हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष कि जब कोई व्यापार होता है तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। पहला है व्यापार का परिणाम। व्यापार का परिणाम का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु निर्यात होती है या आयात होती है तो उस वस्तु को हम लोग वजन में नहीं तौलते हैं, उसे मूल्यों में मापते हैं। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन कर लिया जाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस में होता है, भार में होता है या मूल्य में होता है, तो आपका आंसर होगा मूल्य में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यापार का जो परिणाम होता है उसके अंतर्गत हम केवल वस्तु को मूल्य के आधार पर हम लोग देखते हैं कि हमने इतने मीट्रिक या इतने अरब करोड़ रुपए का व्यापार किया। अगला है इसी में व्यापार संयोजन। व्यापार संयोजन का मतलब होता है कि वर्तमान समय में किसी देश से कौन सी वस्तु आयात की जा रही है।
और पिछले समय कौन सी की जा रही थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए जब भारत आजाद हुआ था उस समय यहाँ पे खाद्यान्न की कमी थी और हम दूसरे देशों से खाद्यान्न बहुत ज्यादा मात्रा में मंगाते थे। पेट्रोल उस समय कम मंगाई जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में देखेंगे तो ये उल्टा हो गया है। अब हम लोग पेट्रोल ज्यादा मात्रा में मंगाते हैं दूसरे देश से, जबकि हम लोग खाद्यान्न बिल्कुल नहीं मंगाते। हम लोग अब इस समय आत्मनिर्भर हो चुके हैं। तो ये व्यापार संयोजन के अंतर्गत आता है। अगला है व्यापार की दिशा। व्यापार की दिशा का मतलब होता है कि हम कौन से देश के साथ व्यापार कर रहे हैं, वो देश विकसित है या विकासशील है, या कौन सा देश किस देश के साथ ज्यादा व्यापार कर रहा है। तो ये सारी की सारी इस व्यापार की दिशा के अंतर्गत आती हैं। अगला है व्यापार संतुलन, ट्रेड बैलेंस। व्यापार संतुलन का मतलब होता है कि कोई देश या तो वस्तु का निर्यात करता है या वस्तु का आयात करता है। तो अगर वह व्यक्ति वस्तु का निर्यात कर रहा है तो कितनी मात्रा में कर रहा है, और आयात कर रहा है तो कितनी मात्रा में कर रहा है। अगर किसी मान के चलें कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सपोर्ट यानी निर्यात 100 अरब है और इंपोर्ट यानी आयात उसका 50 अरब है, तो इस देश की जो अर्थव्यवस्था होगी वो प्लस में होगी। इसे हम कहेंगे धनात्मक व्यापार संतुलन। धनात्मक व्यापार संतुलन क्यों? कि उसने वस्तुओं का जो निर्यात किया है वो तो किया है 100 अरब का, लेकिन वस्तुएं जो मंगवाई है दूसरे से वो केवल मंगवाई 50 अरब की। तो यहां देखेंगे कि उस देश को 50 अरब का या फायदा हुआ है, तो उसकी जो इकोनॉमी होगी, अर्थव्यवस्था होगी, वो मजबूत होगी और धनात्मक होगी। तो इसको हम लोग कहेंगे धनात्मक व्यापार संतुलन। अगर ऐसा हो जाए कि अगर हम किसी वस्तु को, अगर हम लोग एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं 80 अरब में और इंपोर्ट कर रहे हैं 100 अरब, तो यहां -20 अरब उस देश का घाटा होगा। और जब उस देश में एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे में -20 अरब की जो अर्थव्यवस्था उसकी जो घाटे में जाएगी, तो इसको हम कहेंगे ऋणात्मक व्यापार संतुलन। अगर ऐसा हो जाए कि अगर कोई देश निर्यात कर रहा है 100 अरब और आयात कर रहा है 100 अरब, तो यहां पे देखेंगे दोनों का बैलेंस होगा। अब ये यहां पे जब देखेंगे तो ना तो वो प्लस में है और ना वो माइनस में है, वो जीरो है। तो जितने का निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया, उतने का इंपोर्ट किया, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था कहलाएगी संतुलन व्यापार अर्थव्यवस्था। तो ये कई बार क्वेश्चन आता रहता है कि व्यापार संतुलन अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो 3 प्रकार की हो सकती है। धनात्मक व्यापार संतुलन हो सकता है, ऋणात्मक व्यापार संतुलन हो सकता है, और संतुलन अर्थव्यवस्था भी हो सकती है। इसके अलावा हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैं आपको बता चुका हूं कि व्यापार एक तो होता है राष्ट्रीय, एक होता है अंतरराष्ट्रीय। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के भी 2 भाग होते हैं। एक तो होता है 2 पार्श्विक और एक होता है बहुपार्श्विक। 2 पार्श्विक जो व्यापार होता है वह केवल 2 देशों के बीच में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे भारत और ईरान के बीच में केवल पेट्रोल की कोई संधि है, तो यहां केवल भारत और ईरान 2 ही के जुड़े हुए हैं, तो ये कहलाएगा 2 पार्श्विक व्यापार संतुलन। लेकिन अगर 2 से अधिक देश जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि विश्व व्यापार संगठन है, और उसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 162 देश के लगभग जुड़े हुए हैं। तो ये 162 देश जो बने उनका एक ही कानून है, सारे देशों में लागू होता है, व्यापार करने का तरीका सेम होता है, टैक्स लगाने का तरीका सेम होता है। तो इसको कहते हैं बहुपार्श्विक व्यापार, यानी कि 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बहुपार्श्विक व्यापार कहते हैं। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो 2 पार्श्विक व्यापार होता है 2 देशों के मध्य में, एक होता है बहुपार्श्विक व्यापार। अब जो हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा लाभ ही लाभ होगा, इसमें कुछ हानियां भी होती हैं। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कुछ लाभ और हानियां होती हैं जो हम थोड़ा समझेंगे। पहले हम इसके लाभ पढ़ लेते हैं। लाभ की बात करेंगे तो पहला लाभ तो यह है कि उत्पादन में वृद्धि। जब कोई देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ जाता है और उस देश में ज्यादा कोई वस्तु पाई जाती है
तो वो क्या करता है कि उस संसाधन को निकाल करके ज्यादा से ज्यादा वस्तु का उत्पादन करता है। तो जब वो वस्तु को ज्यादा निकालेगा, किसी संसाधन ज्यादा निकालेगा, वस्तु का उत्पादन ज्यादा करेगा, तो सीधा सा मतलब है निर्यात ज्यादा होगा, तो उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था तेल का, कि तेल बहुत ज्यादा पाया जाता है, तेल ज्यादा पाएंगे लोग, वहां तेल ज्यादा निकालते तो उत्पादन ज्यादा होता है, उत्पादन वृद्धि हो जाती है। नंबर 1 बात। नंबर 2 राष्ट्रीय आय में वृद्धि। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाएगी, यानी उस देश की इनकम बढ़ जाएगी। अतिरेक का निगमन। अतिरेक का मतलब होता है कि किसी देश में जो कुछ संसाधन व्यर्थ पड़े रहते हैं उसका भी उपयोग होने लगता है, जैसे कि श्रम और भूमि। अगर किसी देश में संसाधन के माध्यम से अगर वहां पे व्यापार लगा दिया जाए या कि उद्योग को लगा दिया जाए तो वहां पे जो भूमि है बेकार व्यर्थ पड़ी हुई है, या वहां के लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तो अतिरिक्त का भी निगम हो जाता है। संसाधनों का कुशल प्रयोग। अगर किसी देश में ज्यादा मात्रा में संसाधन, जैसे चिली दक्षिण अमेरिका का एक देश है, वहां पे तांबे का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। चिली की अगर हम लोग बात करेंगे तो चिली में बहुत ज्यादा तांबा पाया जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि तांबे को बड़े पैमाने पर निकाला जाता है। तो वहां पे जब तांबा ज्यादा पैमाने पर निकाला जाता है तो वहां के श्रमिक वो काफी कुशल हो चुके हैं और बड़ी मात्रा में तांबे को निकालते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन का मतलब होता है कि किसी देश में जब किसी एक ही वस्तु को बार बार बनाया जाता है तो वहां के जो लोग होते हैं वो ट्रेंड हो जाते हैं या कुशल श्रमिक बन जाते हैं, और जब कोई कुशल श्रमिक बन जाता है तो वो ज्यादा मात्रा में वस्तु का उत्पादन कर सकता है। अगला इसमें दिया है बाजार का विस्तार। बाजार का विस्तार मतलब होता है कि जब कोई देश बड़े पैमाने पर वस्तु का उत्पादन करता है तो वह उस वस्तु को या तो अपने देश के बाजारों में या दूसरे देश के बाजारों में उस वस्तु को भेजता है, एक्सपोर्ट करता है, जिससे उसका बाजार का विस्तार होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चीन ने वर्तमान समय में अधिकांश देशों में अपनी वस्तुओं को फैला रखा है, उसने अधिकांश देशों में अपने सामान का विस्तार कर रखा है बाजारों में। अगला है बड़े पैमाने पर उत्पादन। मैं आपको बता चुका हूं कि जहां पे संसाधन ज्यादा होते हैं वहां बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस संसाधन की मांग होती है जब कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा रहता है। अगला इसी में कह रहा है वस्तुओं व सेवाओं की उपलब्धता। तो जब किसी देश में बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होता है तो वहां सेवाएं स्वतः विकसित होने लगती हैं जो कि लोगों के मांग के अनुसार ही होती हैं। मूल्यों में समानता। ये एक चीज इंपोर्टेंट है कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो मूल्यों में समानता आती है। समानता कैसे आती है? फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे भारत में आलू का उत्पादन ज्यादा होता है और जैसे मान के चलो कि यूएसए में आलू का उत्पादन कम होता है। अब जब भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ जाएगा और उस आलू को अधिकांश देशों में यहां से निर्यात करेगा तो आलू का जो रेट है या और भी देश जो आलू का उत्पादन करते होंगे वो भी अपने देश से एक्सपोर्ट करेंगे आलू को, तो आलू का जो मूल्य है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बैलेंस में आ जाएगा। तो इसको कहते हैं मूल्यों में समानता आना। अगला है सांस्कृतिक लाभ। सांस्कृतिक लाभ तो आप जानते होंगे कि जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति भारत का दूसरे देशों में जाता है तो उसकी जो संस्कृति होती है वो भी व्यक्ति के साथ जाती है और वहां पे जब वो वस्तु का विस्तार करता है, उन लोगों के संपर्क में आता है तो संस्कृति का विस्तार हो जाता है। तो ये तो पढ़ा हम लोगों ने लाभ के बारे में कि कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। अब लाभ के साथ साथ हानि भी तो हो सकती है। अब हानि कौन कौन सी हो सकती है? देखो कि संसाधनों का आर्थिक दोहन या अधिक दोहन। अगर हम लोग बात करेंगे संसाधनों के अधिक दोहन के बारे में तो यहां पर तो संसाधनों का अधिक दोहन होने लगता है जब किसी देश में मिलने वाले संसाधन और होते हैं या ज्यादा होते हैं और वो देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ जाता है और वो देश संसाधनों की मांग करने लगते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि वो देश लालच में आएगा और संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? दोहन करेगा। जैसे किसी देश में कोयले के भंडार हैं और कोयले के भंडार की विदेशों में मांग है तो वो क्या करेगा कि ज्यादा बड़े पैमाने पर कोयले को निकालेगा और एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन जब वो एक्सपोर्ट तो कर रहा है लेकिन वो साथ साथ क्या है पर्यावरण को भी क्या करेगा? वो दूषित करेगा। क्यों? क्योंकि कोयले के जहाँ भंडार पाए जाते हैं उसके ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, पहले उन पेड़ पौधों को काटा जाता है उसके बाद में कोयले को निकाला जाता है। तो ये सबसे बड़ी हानि हो सकती है। देश की एकाकी मांग। एकाई मांग का मतलब होता है
कि जब किसी देश में किसी वस्तु का उत्पादन कम होता है तो वो दूसरे देशों से वस्तु की मांग करने लगता है, और जब वो दूसरे देश से वस्तुओं की मांग करता है तो उस देश में अगर थोड़ी बहुत मात्रा में अगर वो वस्तु बनाई जाती है तो उसकी वस्तु का उत्पादन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरे देश से वो वस्तु सस्ती पड़ती है, अगर उसके देश में वो वस्तु बनाई जाती है कम मात्रा में तो महंगी पड़ती है, तो एक आगे मांग भी बढ़ जाती है। विदेशी निर्भरता, विदेशी निर्भरता मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से लोग दूसरे देशों पर निर्भर होते जा रहे हैं। जैसे कि आप देखें कई सारे ऐसे देश हैं वो केवल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाते हैं या जो विद्युत के जो सामान होते हैं वो उनको बनाते हैं। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि वो देश दूसरे देश से खाद्यान्न पदार्थों के लिए निर्भर हो गए। अब वो दूसरे देशों से खाद्यान्न पदार्थ निर्भर तो हो गए। अब आप सपोज कीजिए कि अगर कभी विश्व युद्ध हो जाए और उनके देश में केवल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट बनाए जाते हैं जबकि खाद्यान्न जो होते हैं बिल्कुल भी उनका उत्पादन नहीं होता है, तो ऐसे में उनकी स्थिति क्या हो सकती है। नेक्स्ट देखें, विदेशी वस्तुओं का प्रतिकूल प्रभाव। प्रतिकूल, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो ज्यादा मात्रा में उत्पादन जब कोई देश करता है तो दूसरे देश में भेजता है। अब दूसरे देश में कई वस्तुएं तो अनुकूलतम होती हैं कि प्रतिकूल भी हो सकती है। प्रतिकूल का मतलब होता है वे वस्तुएं जो वहां के लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उन वस्तुओं की भी मांग बढ़ जाती है। अब ऐसे में सरकार या तो उन वस्तुओं को बैन कर सकती है या फिर उस वस्तु को मंगाने से कम कर सकती है। हालांकि ये भी आप समझ लें कि जब कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समझौता होता है तो ऐसी स्थिति में कोई भी देश किसी वस्तु को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है या टैक्स ज्यादा। क्यों? ये पहले से ही नियम में तय होता है कि कौन सा देश कितना टैक्स लगाएगा या किसी वस्तु को बैन नहीं करेगा। अगर हम उस देश की उस समूह में, जैसे WTO है और हम उस समूह में हैं और हम किसी दूसरे देश की वस्तु लेने से मना कर रहे हैं तो हमारी वस्तु को भी लेने से वो देश मना कर सकता है। अगला है राजनीतिक दास्तान। दास्तान मतलब गुलामी। कहने का मतलब ये है कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है तो धीरे धीरे राजनीतिक गुलामी बढ़ती जाती है। जैसे कि चीन ने धीरे धीरे पाकिस्तान को राजनीतिक दास्तान के कारण वो अपनी वस्तुओं को भेजता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जो व्यक्ति हैं वो चीन से वस्तुएं मंगाते जा रहे हैं और वो कर्ज में दबता जा रहा है, और कर्ज में दबने के कारण वह चीन का एक प्रकार से गुलाम की तरह बन गया है। जैसा चीन कहता है वैसा उसको करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उसने इतनी सारी वस्तुओं को पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर दिया है और इतना ज्यादा कर्ज उसके ऊपर कर दिया है कि वो देश अब कभी भी उसका ना तो कर्ज चुका सकता है और ना ही वो उससे उभर सकता है। इसलिए ऐसे में उसको हमेशा राजनीतिक दास्ता यानी कि उसका गुलाम बन के रहना होगा। तो ये रहा आज का टॉपिक जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कल हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे, GATT और WTO। थैंक यू।